इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इवन नंबर क्वेश्चन को 2 मिनट है आपके पास, अटेम्प्ट करो और फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से अटेम्प्ट हो गया होगा, देख लो अब आप, है ना। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं अपना डिस्कस, और इसमें क्या कहा गया था उसको अपन काम करना शुरू करते हैं। तो इसका आप फ्लो डायग्राम बना लो। वो क्या था, ये है इवन नंबर क्वेश्चन है, इवन नंबर क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 1 का, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था कि आपके पास 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर सैंपल है, तो 10 ग्राम जो है ना, 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर सैंपल है। ये 10 ग्राम है, ठीक है। अब इसको बाद डिजोल्व इनटू द वाटर टू मेक द सोल्यूशन 1 लीटर। इसमें पानी मिलाया गया, और पानी मिलाने के बाद सोल्यूशन कितना कर दिया गया, 1000 ml कर दिया गया, 1000 ml कर दिया गया। टू दिस सोल्यूशन 35 ml ऑफ 1 मोलर मोहर सॉल्ट, है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें 35 ml और 1 मोलर जो है ना मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, है ना। ये होता है FeSO4 का जो फॉर्मूला होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, है ना। फेरस अमोनियम सल्फेट कहलाता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस 392 इसका मॉलिक्यूलर मास आता है। ये आपका मोहर सॉल्ट हो गया, ये फॉर्मूला किसका है, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है, इससे रिएक्ट कराया गया, ठीक है। was added and containing NaF H2SO4। मीडियम कैसा था, मीडियम तुम्हारा था H, यहाँ पे H2SO4 है, मीडियम ठीक ठाक एसिडिक है ना, एसिडिक मीडियम है। कहते हैं द एक्सेस ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड, कौन सा सॉल्ट एक्सेस में होगा, यानी कि मोहर सॉल्ट एक्सेस में होगा। तो यहाँ पे मोहर सॉल्ट कुछ बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बचा हुआ मोहर सॉल्ट होगा, यहाँ पे जो मोहर सॉल्ट जो बच जाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा, उस बचे हुए जो एक्सेस वाला मोहर सॉल्ट था, उसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, उसकी रिएक्शन कराई जाती है 30 ml 0.1 मोलर केमोनोफोर से कराई जाती है, 30 ml 0.1 मोलर केमोनोफोर सोल्यूशन से कराई जाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना खत्म हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसका फ्लो चार्ट अपन ने बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पता चल गया अपने को डेटा कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, तो आपको पता है कि जहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है वहीं से अपने को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। नाउ चैट इज ओपन, है ना, चैट ओपन कर रहा हूँ और हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे खत्म हो रहा है। तो एक काम करते हैं, वहीं से वापस चलते हैं, यहाँ से वापस आएंगे और डिस्कशन चालू, जहाँ पे ये यहाँ पे खत्म हो रहा है क्वेश्चन, इस जगह पे यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं किसके मिली इक्विवेलेंट, केमोनोफोर के। तो केमोनोफोर के मिली इक्विवेलेंट कितने आएंगे, 30 इंटू 0.1, ये क्या बन गए, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन दैट बिकम मिलीमोल्स, ठीक है। मिलीमोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट बिकम मिली इक्विवेलेंट। तो ये हमारे हो गए 15 मिली इक्विवेलेंट, हमारा क्या यूज हुआ है, केमोनोफोर यूज हो रहा है। केमोनोफोर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है,
KMnO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? KMnO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मोहर सॉल्ट के। कौन से मोहर सॉल्ट के? कौन से मोहर सॉल्ट के? कौन सा मोहर सॉल्ट? लेफ्ट ओवर, जो रिमेनिंग था, जो एक्सेस था। तो जो एक्सेस मोहर सॉल्ट के जो मिली इक्विवेलेंट होंगे वो भी कितने रहे होंगे? 15 मिली इक्विवेलेंट रहे होंगे एक्सेस वाले के। और आपने लेके स्टार्ट कितना किया था, है ना? आपने लेके स्टार्ट कब किया? मोहर सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? मोहर सॉल्ट का में जो ऑक्सीडाइजिंग जो पार्ट है वो केवल ये वाला होता है, +2 वाला, Fe2+। ये फेरस वाला ही पार्ट जो होता है वो फेरिक में जाता है। तो यहाँ मोहर सॉल्ट का जो वैलेंसी फैक्टर 1 ही होता है, सब जगह 1 होता है, चिंता मत करो, आप याद भी रख सकते हो, 1 होता है। ठीक है। तो मोहर सॉल्ट के जो ओरिजिनल जो मिली इक्विवेलेंट थे जिससे लेके अपन ने काम किया था, शुरुआत की थी, वो कितने थे? वो थे 35 ml। तो इसका वॉल्यूम था इनटू 1 क्या था, इसकी मिली मोलरिटी थी, मिलीमोल, मिलीमोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, दैट बिकम 35 मिली इक्विवेलेंट। 35 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके। सो 35 मिली इक्विवेलेंट और 15 मिली इक्विवेलेंट। 35 तो लेके स्टार्ट किया था, है ना? 35 लेके स्टार्ट किया था, 15 आपके बच गए थे। तो यूज्ड कितने हुए? हाँ, यूज्ड मोहर सॉल्ट कितना आया? यूज्ड मोहर सॉल्ट कितना आया? वो आया 35 माइनस 15 इक्वल टू 20 मिली इक्विवेलेंट। वेरी गुड, सबने आंसर दिया 20 मिली इक्विवेलेंट। मुझे आप बताएंगे कि फेरा जो मोहर सॉल्ट है वो रिएक्ट किससे किया था? मोहर सॉल्ट के Fe2+ आयन को Fe3+ आयन में ऑक्सीडाइज करने वाला कौन था? इसको यहाँ भेजेगा कौन? इसको यहाँ भेजेगा कौन? H2SO4। नो नो नो, इसको कौन भेजे? KMnO4 तो नो, KMnO4 तो बचे हुए वाले से रिएक्ट कर रहा है। KMnO4 तो बचे हुए वाले से रिएक्ट कर रहा है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में कौन ऑक्सीडाइज करता है? ब्लीचिंग पाउडर में ऐसा कौन होता है जो ऑक्सीडाइज करता है? नो, OCl माइनस नहीं, Cl2 होता है। OCl माइनस नहीं होता है, नो नो, Cl2 गैस निकलती है ब्लीचिंग पाउडर से, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे देख लो, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हो, या इसीलिए मैं रिकॉल कराता हूँ आपको, फिर से रिकॉल कराता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे जो क्लोरीन गैस बना था, ये याद है आप लोगों को? क्लोरीन गैस, सब जगह क्लोरीन गैस बना था। ये क्लोरीन गैस से आपने क्या किया था? Ki को ऑक्सीडाइज कराया था। किसमें कराया था? I2 में। ठीक है, यह है ना, कलेक्ट द क्लोरीन गैस फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप एंड देन रिएक्ट इट विद एक्सेस ऑफ Ki सॉल्यूशन। याद आ गया? याद आ गया? सो क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है वो क्लोरीन गैस है। तभी तो क्लोरीन गैस ही तो ऑक्सीडाइज करती है। क्लोरीन गैस की ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी से ही तो ब्लीचिंग एक्शन होता है ना? ब्लीचिंग एक्शन जो होता है वो किसके किसके होता है ना? क्लोचिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ब्लीचिंग पाउडर जो होगा, है ना, नहीं, OCl माइनस आयन नहीं होगा। OCl माइनस आयन जो है ना, इसका जब सॉल्ट बनता है सिद्ध का, OCl माइनस आयन जो होता है ना, OCl माइनस आयन जो होगा वो इसके सॉल्ट में नजर आता है कि कुछ ऐसा रहा होगा। Cl माइनस आयन OCl ऐसे करके मिक्स सॉल्ट वाला एग्जाम्पल देते हैं, बट एक्चुअली जो है ना, यहाँ है ही नहीं ना यार OCl माइनस आयन देवेश। यहाँ OCl माइनस, ये बात सही है कि OCl माइनस आयन कैन ऑक्सीडाइज अमोनिया टू दैट, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर आपको, लेकिन यहाँ है नहीं ना OCl माइनस आयन अभी, या फिर आप चाहो तो फिर मैं इस तरीके से कर दूं, तो वो फिर आपको लंबा लगने, फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि जो क्लोरीन गैस वाटर में डिजोल्व होती है, ठीक है ना, वो इस फॉर्म में रहेगी, HCl प्लस HOCl में रहेगा। तो बात तो वही है, जितने मोल Cl2 होगा, अगर A मोल Cl2 होगा तो A मोल ये बनेगा, है ना, A मोल ये बनेगा। ठीक है, तो इतना ना जाने से अच्छा, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, है ना, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन से डील कर रहे हैं, तो बेटर है कि अपन Cl2 पे स्टिक करें अपने आप को। यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, Cl2 पे स्टिक करें वरना दिक्कत आएगा, है ना, इस तरीके से। नो डाउट ये बात सही है कि क्लोरीन वाटर में डिजोल्व होने के बाद HOCl के थ्रू ही ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्लोरीन से ही मान लो ना, वो भी तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ ब्लीचिंग पाउडर अपन पढ़ रहे हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर जो जनरेट करेगा COCl2 जनरेट करेगा और Cl2 जनरेट करेगा। और ये आपने वहां पे एसिडिफाइड भी किया, H2SO4 वाली बात भी की थी,
ये क्या करेगा, ये Fe2+ आयन को कहाँ भेज देगा, Fe3+ आयन में भेज देगा। तो मेरा कहना ये है कि आपके Fe2+ आयन के मोहर सॉल्ट के जो मोहर सॉल्ट यहाँ पे था, ठीक है, जो रिएक्ट हुआ था Cl2 से, उसके मिलीक्यूलेंट आपके कितने आ गए, उसके मिलीक्यूलेंट कितने आ गए आपके, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या, मिलीक्यूलेंट कितने, 20 आ गए। तो 20 मिलीक्यूलेंट किसके रहे होंगे, 20 ही मिलीक्यूलेंट किसके रहे होंगे, Cl2 के रहे होंगे। बस यही मेन गेम था, यही मेन गेम था यहाँ पे। बस यहाँ पे जो 20 मिलीक्यूलेंट आपको मैंने कैलकुलेट करके दिए थे, ठीक है, यहाँ पे जो 20 मिलीक्यूलेंट हमने आपको कैलकुलेट करके दिए थे, यहाँ पे ये 20 मिलीक्यूलेंट जो कैलकुलेट करके दिए थे, ये वास्तव में मिलीक्यूलेंट किसके हो जाएंगे, यहाँ पे प्रेजेंट Cl2 के हो जाएंगे, ठीक है। अरे ये उसका, यार ये उसका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है बेटा पंकज, CaSO Cl2 जो है ना, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है, उसमें ये चीजें होती नहीं है ना, उसमें ये चीजें होती नहीं है ना, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है भाई, है ना, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो Cl2 जो होगा वो बनेगा। अब मिलीक्यूलेंट ऑफ Cl2 आ गए, कितने मिलीक्यूलेंट आ गए, है ना, एक मिनट रुको, मिलीक्यूलेंट कितने आ गए, देख लो ये मिलीक्यूलेंट कितने आ गए Cl2 के, 20 आ गए, है ना। मिलीक्यूलेंट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, मोल, मिलीक्यूलेंट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर मोल होगा, मिली मोल होगा। कितना है Cl2 का वैलेंसी फैक्टर, Cl2 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, हाँ 2 होगा, बिल्कुल सही। Cl2 अपने आप को इस रिएक्शन में जो Cl2 है क्या करेगा, इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा Fe2+ से Fe3+, खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस कहाँ होगा, Cl- आयन में। सो द वैलेंसी फैक्टर बिकम 2। सो मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर दैट बिकम मिलीमोल्स, मिलीमोल्स को 1000 से डिवाइड करो, क्या बन जाएगा, मोल्स बन जाएगा। मोल्स, ये मोल्स किसके बन गए, ये मोल्स किसके बन गए, Cl2 के बन गए। इंटू 71 करो, क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। ये किसका मास बना, Cl2 का मास बना, बिल्कुल सही। और आपके ब्लीचिंग पाउडर सैंपल का मास कितना था, ब्लीचिंग पाउडर सैंपल के मास कितना था, 10 ग्राम था। तो ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल के मास को डिवाइड करो और इंटू 100 करो, सॉरी ये 10 था, और इंटू 100 करो, क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, मिली मोस डिवाइड बाय 1000, मोस मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट डिवाइड बाय सैंपल का वेट इंटू 100, दैट बिकम परसेंटेज प्योरिटी। तो यहाँ सब जीरो जीरो दिख रहे हैं, तो ये तो 10 हो गया, तो ये भी 10 से 10 खत्म हो गया, और ये 100 था, ये खत्म हो गया, सीधा सीधा 7.1 जो है ना आपका परसेंटेज ऑफ Cl2 का आंसर आ जाएगा। कॉन्फिडेंट, सुपर क्लियर, बोलो, हाँ ठीक है, डन। तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ओके। सौर पूछ रहा है क्लास कब स्टार्ट हुई है, करीब 10 एक मिनट से बेचारा पूछ रहे हैं, इनको बता दो क्लास कब स्टार्ट हुई है ना। इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है, इनको इस पे इंटरेस्ट है कि क्लास कब स्टार्ट हुई है। सो जो यहाँ पर +2, तो यहाँ पे ये +2 कैसे आया ये, इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट में, +2 वाला जो होगा, ठीक है ना, +2 से +3 में जो जाएगा, है ना, इस तरीके से ये जाएगा, और कोई नहीं होगा, है ना, +2 से +3 में ही जाएगा, ओके। जेल्डाल मेथड वगैरह जो है ना, वो आप उसमें पढ़ो, क्या कहते हैं इसमें, एनसीईआरटी से पढ़ लो, यहाँ और यहाँ हम लोग तो नहीं पढ़ाएंगे अभी, है ना, इसमें तो नहीं पढ़ाया जाता, मोल में कोई पढ़ा दे तो पढ़ा दे, है ना। हो गया, जेल्डाल मेथड वगैरह जो है ना, वो देख लो उनका, है ना। यहाँ तक हो गया सबका, अभी देखो नोट हो गया सबका, ठीक है। चले तो आगे बढ़े यहाँ से, है ना। सर क्वेश्चन 2 बता दीजिए, क्वेश्चन 2 में क्या था ऐसा, बता देंगे, अभी रुक जाओ, है ना, मतलब कोई खास क्वेश्चन नहीं है।
कोई खास क्वेश्चन नहीं है, परेशान मत हो उसको, है ना, यहाँ भी लाने के भी थोड़ा सा कोशिश ये करते हैं कि कल एक क्लास और बची है ना, एक और बची है ना, क्लास खत्म है आज के बाद, एक और होगी ना अभी, एक और क्लास होगी ना कल, एक और होगी ना अभी इस वीक में है। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें खत्म कर दूं, बी फेज का तो खत्म हो गया, आपका भी खत्म ही कर दूं, है ना। ये चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, और पहले तो कुछ आगे सिलेबस खत्म करते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे, और वो लिखोगे, लिखिए हार्डनेस, लिखो आप लोग, है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर लिखो। लिखिए, हेडिंग लिखिए, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कैसा होता है हार्ड वाटर, हाँ, क्या करते हैं हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर की समस्या क्या होती है। नहीं नया चैप्टर नहीं, नया टॉपिक है आपकी इसका, है ना, नया टॉपिक है इस चैप्टर का शुभम, है ना, इस टॉपिक का नया मतलब जो है ना, हाँ, इसके अंदर बेसिकली मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस की वजह से साबुन जो होता है वो झाग नहीं दे पाता है, और जिससे कपड़े साफ नहीं होते हैं। तो आप लिख लीजिए हार्डनेस ऑफ वाटर हेडिंग लिख लीजिए, हार्डनेस ऑफ वाटर हेडिंग लिख लीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए, इसको लिखिए, लिखिए कॉपी में फटाफट लिखो, ये लिख लो कॉपी में, हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप, है ना, हाँ स्कम बन जाएगा, therefore not suitable for cleaning cloths, hardness of water is of two type, hard water is not suitable for the cleaning purpose, है ना, cleaning purpose के लिए suitable नहीं होता है। और इसकी जो हार्डनेस होती है दो तरीके से होती है, एक तो होती है टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस होती है, क्या होती है टेम्पररी हार्डनेस, नोट कीजिए, ये नोट हो गया सबका, हार्ड डेफिनेशन, है ना, नोट करो नोट करो नोट करो फटाफट। हम्म, ओके, मैं क्या सब तक तो नोट कर लिया होगा, तो हम लोग बात करते हैं टेम्पररी हार्डनेस की, है ना। तो ये टेम्पररी हार्डनेस क्या था कि इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, आपको वहां भी बताया गया है, कहाँ पे, सॉल्ट एनालिसिस बताया था कि ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन नेचर, है ना, तो जितने भी जो सेकेंड अल्कालाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स में केवल लिथियम का सॉल्युबल होता है, बाकी सॉल्युबल नहीं होते, है ना, लिथियम का सॉल्युबल होता है और बाकी सॉल्युबल नहीं होते, ये वाली बात हम लोगों ने कर रखी है ना, ये हमने डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट जो पानी में डिजोल्व होते हैं उनकी वजह से जो हार्डनेस आती है, वो उनकी वजह से जो हार्डनेस आती है, वो हार्डनेस आती है, वो हार्डनेस कौन सी होती है, वो टेम्पररी हार्डनेस होती है ना। क्या होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ, जो है ना, इट इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट जो है ना, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ, नो कार्बोनेट गलत लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे हिसाब से, इसको हटा दो यहाँ से, ये हटा देना, कार्बोनेट ठीक नहीं है, बाइकार्बोनेट इज द प्रेजेंस ऑफ, इज द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, है ना, क्योंकि कार्बोनेट पानी में डिजोल्व नहीं होते इसलिए नहीं होगा। हम्म। अब इसमें क्या होगा, इसको लिखिए कि दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग वाटर, है ना, ये जो हार्डनेस होती है इसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग वाटर, है ना, बॉइलिंग वाटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर पानी को गर्म कर दोगे, तो पानी को गर्म करोगे तो जो बाइकार्बोनेट होता है जो कि सॉल्युबल था, बाइकार्बोनेट कैसा था, सॉल्युबल था, आप वहां से भी जज कर सकते हो, जब आपने CO2 गैस को एक्सेस में मिलाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट करके मिल्कीनेस डिसअपियर हो गया था, है ना। कार्बोनेट क्यों हटा दिया, कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल नहीं है, जो चीज पानी में सॉल्युबल नहीं है अंशुल, ठीक है वो, हाँ, वो वाटर को हार्डनेस नहीं दे पाएगा, जो चीज डिजोल्व भी नहीं हो सकती है वो पानी को हार्डनेस नहीं देगी, ठीक है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन,
ठीक है, ओके। तो हाँ, घर पे कौन सा पानी आता है, घर पे दैट डिपेंड ऑन द रीजन वाइज, है ना, थोड़ा सा उस तरीके से रहता है। तो हार्ड वाटर वैसे नहीं भेजा जाता है घर पे, है ना। हाँ, वी कैन सेपरेट इजिली, है ना। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो रहता है वो क्या करेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ना वो कार्बोनेट में जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में जाएगा और CO2 और H2O में जाएगा, है ना, इस तरीके से। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, वो इजिली इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल होगा तो नीचे बैठ जाएगा। और कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन को, हाँ, कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन को क्या कर लेंगे, कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन को, कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन को क्या होगा, कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन को आप इजिली क्या कर सकते हैं, पानी से बाहर निकाल सकते हैं, है ना, इस तरीके से। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो इंसॉल्युबल हो जाएगा, इंसॉल्युबल होकर ये बाहर निकल जाएगा, ये सब निकल जाएंगे, पानी से बाहर निकल जाएंगे। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दोगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा जो कि इंसॉल्युबल होगा, और इस तरीके से ये हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हीट करने से, क्यों गर्म करने से जो है ना टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने का मकसद कैल्शियम कार्बोनेट बनाना नहीं है, मकसद है कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन और मैग्नीशियम टू पॉजिटिव आयन को बाहर निकालना। क्योंकि ये जो दोनों आयन है, ये जो सोप होगा, सोप के साथ जो एनायन होता है, एनायन के साथ कंबाइन कर जाते हैं, है ना। और एनायन जो सोप का जो एनायन है, RCOO माइनस आयन जो होता है, ये वाला एक सोप को, एक जनरलाइज सोप को हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन समझाया हुआ है ना। यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन जो है ना मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने वाटर जो एक सोप है वो मैंने बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ, RCOONA करके मैंने एक सोप बनाया हुआ है ऐसे करके। और ये है सोडियम स्टेरेट वगैरह यूज करते हैं। तो सोप का ये वाला जो, सोडियम तो कुछ नहीं करेगा, सोडियम तो पानी में डिजोल्व हो जाता है। सोप का ये वाला जो पार्ट है, इसी वाले पार्ट को क्लीनिंग करनी होती है ना। सोप के इसी वाले पार्ट को क्या करने पड़ता है, इसी वाले पार्ट को क्लीनिंग प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है। तो अगर इस एनायन को कोई कंज्यूम कर ले, अगर ये एनायन कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन के साथ या मैग्नीशियम टू पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन कर जाए, प्रेसिपिटेट बना ले या सॉल्युबल कंपाउंड कुछ भी ऐसा कुछ बना ले, है ना। हाँ, हाँ बिल्कुल वही है, सपोनिकेशन प्रोसेस वाला पार्ट है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस इसको परफॉर्म करना, अगर ये इसके साथ कैल्शियम टू पॉजिटिव साइन और मैग्नीशियम टू पॉजिटिव साइन अगर कंबाइन कर जाएगा, तो फिर ये क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है, ये नहीं कर पाया क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म। और क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म कैसे होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। जो आपकी अल्काइल चेन होती है वो वाटर रिपेलेंट होती है, अल्काइल चेन जो है ना, अल्काइल चेन जो होगा वो अभी लिखवाते हैं, रुक जाओ, है ना। अल्काइल चेन जो होगा वो वाटर रिपेलेंट होता है ना। अल्काइल चेन जो होता है वो वाटर रिपेलेंट होता है। और जो आपका COO माइनस आयन ग्रुप होता है वो वाटर अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे मैंने जो ब्लैक कलर से जो बनाया हुआ है, यहाँ पे जो ये बनाया है, ये एक डस्ट का पार्टिकल बनाया हुआ है ऐसे करके, ये डस्ट का पार्टिकल बनाया हुआ है। डस्ट का पार्टिकल भी वाटर रिपेलेंट होता है। और जो RCOO जो पार्ट है सोप का, उसकी जो अल्काइल चेन है वो भी वाटर रिपेलेंट होती है। तो दोनों वाटर रिपेलेंट आपस में क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये मैंने बनाया ना ऐसे करके, ये जोड़ा हुआ है, ऐसे करके जोड़ा हुआ है ना, ये जो मैं जोड़ रहा हूं ऐसे करके, ये वाटर रिपेलेंट है। ये आपस में जुड़ गया, चेन और डस्ट का पार्टिकल आपस में जुड़ गया। और ये जो नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में, ये नेगेटिव चार्ज जो दिखाई दे रहा है, इसको वाटर पार्टिकल करेंगे अट्रैक्ट। तो वाटर पार्टिकल जब इसको अट्रैक्ट करेंगे तो ये उठा के कपड़े से, ये आपका क्लॉथ है, ये क्लॉथ का सरफेस है, ये कपड़े का सरफेस है नीचे वाला, ये कपड़े का सरफेस है। तो इस तरीके से डस्ट पार्टिकल को क्या करेंगे, ऐसे करके खींचेंगे, यूं करके, यूं खींचेगा यूं। तो डस्ट पार्टिकल जब खिंचता है तो इस तरीके से एक बबल के फॉर्म में यूं निकलता है ऐसे करके, है ना। दैट कॉल मिसल कहलाता है ना। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं हम लोग आपको, ठीक है। तो इस तरीके से क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म होता है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये रहेगा, है ना, ये आपको इस तरीके से रहने वाला है ना। हाँ रितिका, हाँ बोलो क्या हुआ। हम्म तो सर हम्म थोड़ा वो परमानेंट वाटर दिखा दीजिए। परमानेंट अभी मैंने बताया नहीं, अभी तो मैं सबको समझा ही रहा था कि
क्लीनिंग एक्शन कैसे परफॉर्म होता है और किस तरीके से जो है ना कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन किस तरीके से हमें जो है ना रोकते हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर की वजह से, तो हमें उन्हें हटाना है। तो हमने क्या किया कि जब टेम्पररी हार्डनेस में जो हमारे कैल्शियम बाइकार्बोनेट था जो कि सॉल्युबल था, उसे जब हमने हीट कर दिया पानी को तो डिकम्पोज कर गया, डिकम्पोज करके उसने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है वाटर में इनसॉल्युबल, तो पानी में नीचे बैठ जाएगा और कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन को पानी से बाहर निकाल देगा। ये तरीका है टेम्पररी हार्डनेस को हटाने का। तो टेम्पररी हार्डनेस जो अगर पानी है, टेम्पररी हार्डनेस वाला अगर पानी है, तो वो आसानी से क्या किया जा सकता है, उसे आसानी से उसमें उसकी हार्डनेस आसानी से निकाली जा सकती है। आप पानी को गर्म कर दीजिए, है ना। तो आप जानते हैं कि गर्म पानी में कपड़े अच्छे साफ भी होते हैं, लोग करते भी हैं, है ना। इस तरीके ज्यादा ज्यादा गंदे कपड़े जो होते हैं इस तरीके से तो गर्म पानी में ही डाले जाते हैं। इवन जो वॉशिंग मशीन जो होती है वो भी क्या करती है, वो भी हॉट वाटर के अंदर ही सब क्या करती है ना, सफाई करती है ना, ठीक है। उसमें भी हॉट वाटर सप्लाई आता है और उसके बाद जो है ना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म होता है। डन, ठीक है, चलो। सर जियोलाइट हाँ, का इस्तेमाल कर सकते हैं? किसका? जियोलाइट का। हाँ, जियोलाइट जो है ना वो जियोलाइट मैंने कहीं पढ़ा है कहीं, अच्छा मैंने नहीं पढ़ा अभी, मैंने आपको दूसरे बैच में पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले। जियोलाइट भी जो होता है वो जियोलाइट भी यूज होता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है जियोलाइट, यहाँ ये लिखा हुआ है जियोलाइट, देखो लिखा हुआ है हार्डनेस को खत्म करने, परमानेंट हार्डनेस वगैरह को खत्म करने का काम आता है, ठीक है। यूज कर सकते हैं जियोलाइट ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके आगे सर, बढ़ते थैंक हैं। जब आप गर्म करके ये पानी को खत्म कर हार्डनेस खत्म कर सकते हैं तो अपने को जियोलाइट कब खर्च करना है, मतलब परमानेंट हार्डनेस में खर्च करना है अपने को पैसा, ठीक है, जियोलाइट के लिए। ओके, यस साकेत बोलो क्या हुआ। सर ये जियोलाइट ईटीसी के बाद सर लिखे ना कालगन, वो सर समझ में नहीं। कालगन भी मैंने आपको बताया, आप लोग भूल गए। कालगन मैंने आपको बताया था, कालगन का फॉर्मूला अपनी क्लास में कौन बता सकता है, चैट ओपन है। कालगन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भी, आपको मैं ऑक्सी एसिड जिस दिन पढ़ा रहा था उस दिन मैंने कालगन का फॉर्मूला बताया, उस दिन मैंने लिखा भी है आपको कि ये वाटर सॉफ्टनर की तरह यूज किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको लिखी हुई है ना। ओके, देखो जाके अपने ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर देखो जाके, वहां पे आपको कॉपी देखो, ऑक्सी एसिड की कॉपी है क्या अभी? ऑक्सी एसिड की कॉपी है? हाँ, NH6 देखो आ गया ना इसका। हाँ, ये अभी देख लो यहाँ पे हो गया क्या, ये कंप्लीट हो गया। आप लोग टेम्पररी हार्डनेस कंप्लीट कर लीजिए, मैं अभी सब कुछ बताता हूँ आपको। सोडियम पॉलीफॉस्फेट, बिल्कुल सोडियम पॉलीफॉस्फेट याद रखना, कॉलगन आ सकता है जेई में, बिल्कुल है ना। ठीक है, डन। आ जाइए परमानेंट हार्डनेस पे काम करें, परमानेंट हार्डनेस पे काम करें। चलिए पढ़िए, लिखो, हेडिंग लिखो कॉपी में, परमानेंट हार्डनेस क्या है ये। इट इज ड्यू टू द सल्फेट्स and chlorides of calcium 2 positive ion and magnesium 2 positive ion. It is due to the sulfate and chlorides of calcium 2 positive ion and magnesium 2 positive ion. आगे कहते हैं कि this type of hardness cannot be removed by boiling water. ये मेन प्रॉब्लम है कि जो परमानेंट हार्डनेस होगा उसको बॉइलिंग वाटर मतलब पानी को गर्म करके निकाला नहीं जा सकता। कारण क्या है कि जो क्लोराइड और जो सल्फेट है वो डिकम्पोज नहीं होंगे, उनके उनके डिकम्पोजिशन टेम्परेचर वगैरह ऐसे नहीं है कि वो डिकम्पोज कर जाएं और वो पानी से कोई ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना दें कि आपको मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन निकल जाए। अगर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड वहां पानी में है, अगर आप पानी को गर्म भी कर दें तो वाटर वेपराइज हो जाएगा, नीचे आपका जो बर्तन है उसमें नीचे बैठा हुआ क्या मिल जाएगा आपको, ये सॉल्ट मिल जाएंगे। तो पता लगे जिस पानी को आप क्या कर रहे थे, हार्ड हार्ड से सॉफ्ट करना चाहते थे, वो पानी ही नहीं बचा। तो आप इसे बॉईल करके नहीं खत्म कर सकते हैं, किसको, परमानेंट हार्डनेस को। तो इसके लिए आपको कुछ बाहर से कुछ सब्सटेंस मिलाने पड़ेंगे, जैसे Na2CO3। नाम जानते हैं Na2CO3 क्या होता है? डोंट से इट इज सोडियम कार्बोनेट, डोंट से इट इज सोडियम कार्बोनेट, है ना। ये क्या होता है? हाँ, दैट कॉल वॉशिंग सोडा, ठीक है, दैट कॉल वॉशिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा कहलाता है, ठीक है। और NaHCO3 क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बिल्कुल सही, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट इज अ, है ना, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इसीलिए बोला, वॉशिंग टर्म इसीलिए आया है ना, साफ है ना, इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ये उसमें यूज होता है ना। EDTA क्या है? नहीं, EDTA कौन पूछ रहा है मेरे से, आपको याद नहीं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में EDTA मैंने पढ़ा है, हाँ बिल्कुल वही है। NH कॉल कास्टिक सोडा, बिल्कुल करेक्ट है। और व्हाट अबाउट KH, है ना, इस तरीके से। हाँ, इट इज कास्टिक पोटास, ठीक है, ओके।
हाँ Na2 ये हो जाएगा ना। अभी इसमें हम लोग बात करते हैं EDTA की। तो EDTA क्या होता है? इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसीटेट, जो आयन था ना, है ना, इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके। जियोलाइट, जियोलाइट आपको सिलिकेट में पढ़ाया गया होगा। जियोलाइट अगर आपको कहीं पढ़ाया होगा तो सिलिकेट में पढ़ाया होगा, है ना। जियोलाइट जो होता है वो एक तरह से मॉलिक्यूलर सीव्स होता है ना। जियोलाइट जो होता है वो मॉलिक्यूलर सीव्स होता है ना। हाँ, नहीं ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। जो है ना इनके साथ ये जो है ना, या तो इनके साथ मतलब जो है ना वो कर लेंगे, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, या इनके साथ प्रेसिपिटेट बना के अलग हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके कोई ना कोई काम करते हैं। जियोलाइट का काम क्या होता है? जियोलाइट छन्नी की तरह काम करता है, वाटर एक्सचेंजर होता है, वाटर एक्सचेंजर होता है ना। तो यहाँ पर तो यहाँ पे जो वाटर ये होगा, ये मॉलिक्यूलर सीव्स की तरह काम करता है, छन्नी की तरह काम करता है। और जब पानी इससे गुजरता है, जियोलाइट से गुजरता है, तो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन को पास नहीं होने देता है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन को अपने पास रोक लेता है, जैसे एसपीएम वगैरह टाइप का होता है ना, तो रोक लेता है पानी। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन को अपने से आगे नहीं जाने देता है, और ये उसकी जगह पे 2 सोडियम आयन या 2 पोटेशियम आयन पानी में भेज देता है। एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के ऊपर में 2 चार्ज होता है, तो इसको तो अपने पास रोक लेगा, छन्नी की तरह काम करता है, इसको तो रोक लेगा। और रोक लेने के बाद इस पे, इसके बदले में पानी को 2 Na+ आयन या 2 कैल्शियम ये पोटेशियम आयन दे देगा, तो वाटर का चार्ज बैलेंस बना रहेगा। धीमे धीमे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, बहुत सारा कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जब जियोलाइट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो जियोलाइट डिस्चार्ज हो जाता है। फिर हम उसे चार्ज करते हैं, इसको सबको हटाते हैं। सेम सेम फंक्शनिंग जो है ना वो इसका भी है, काल्गन के साथ भी है। काल्गन में जो फॉस्फेट बनता है, काल्गन क्या था? हाँ, काल्गन क्या था बोलो? काल्गन था NS, आई थिंक इट इज Na6P6O18। दिस इज अ कंपाउंड इट कॉल्ड काल्गन, सोडियम पॉलीफॉस्फेट। तो जो फॉस्फेट आयन होते हैं ना, वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव मैसेज आप सॉल्युबल फॉस्फेट बनाकर, जो ना, बनाकर क्या कर लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से रहेगा, है ना। यस, रिप्लेस सिलिकॉन एटम बाय एल्युमिनियम इन जियोलाइट, बिल्कुल यही चीज बताई जाती है ना। ठीक है, चलो इतना काफी डिस्कशन हो गया इसमें, टाइम दे दिया काफी कुछ, है ना। ओके, ये नोट कर लो। यहाँ पे मैंने रिएक्शन कराई है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ना, उसका रिएक्शन मैंने कराया है किसके साथ? आ, हाँ, मैग्नीशियम का जो रिएक्शन कराया है वो मैंने MgCl2 का Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराया, वॉशिंग सोडा के साथ। तो ये MgCO3 बनाया है, MgCO3 बन के मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन इनसॉल्युबल बनकर पानी से बाहर चला गया। वैसे जैसे कैल्शियम सल्फेट का रिएक्शन मैंने Na2CO3 से कराया हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनकर क्या होगा, पानी से बाहर चला जाता है। इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया है ना? इस तरीके से। हाँ, फिटकरी से भी रिमूव हो सकता है, इस तरीके से। हो गया, ये नोट कर लिया। नोट कर लो। काल्गन जो होगा, काल्गन वाटर सॉफ्टनर की तरह यूज करता है। जस्ट आप सर्च कर लो, गूगल सर्च कर लो, काल्गन मार्केट में बेचा भी जाता है, काल्गन के नाम से ही बेचा जाता है। ठीक है, सुनील। टेम्पररी हार्डनेस में हॉट वाटर, टेम्पररी का गर्म ही कर दो, ऐड क्या करना है, टेम्पररी को गर्म ही कर दो, है ना, तो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस की। तो यहाँ पे जो है ना, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, और अपने पेज पे आते हैं, अपन वापस आते हैं। ठीक है, हाँ, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं विशाल। ठीक है, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जियोलाइट है ये सब जो है ना, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है, इसीलिए उन्हीं के लिए बनाया गया है ना। टेम्पररी तो अपने आप ही रिमूव कर देंगे, जब परमानेंट है तो रिमूव। इनको तो परमानेंट और टेम्पररी में सिर्फ एक ही सीधी बात है कि आप अगर आप गर्म पानी करके निकाल सकते हैं तो गर्म ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से क्यों कुछ करना मिलाना। और अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं और कि मिलाना पड़ेगा तो फिर आप मिलाते भी हैं कहीं पे इस तरीके से। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सेटिंग करते हैं हम लोग, और ये है पानी साफ नहीं, कपड़े साफ नहीं होंगे तो अपने आप ही पता चलेगा कि हार्ड वाटर है ना। और जहाँ पे रॉकी एरियाज हैं, जहाँ पे मतलब इस तरीके के एरिया, वहां पे ज्यादा हो जाएगा, है ना, उस तरीके से। हार्ड वाटर पी सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में कुछ तो कैल्शियम होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। ठीक है, अभी नहीं देख कर पाए क्या आप लोग क्लीनिंग एक्शन वाला पार्ट? ये ले लो। यस, हेयर फॉल प्रॉब्लम ड्यू टू द हार्ड वाटर, बिल्कुल होगी, सर के ऊपर में चिपक जाएगा, कैल्शियम प्रेसिपिटेट वगैरह की वजह से दिक्कत करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना था। फॉर्मूला मैं करवा रहा हूँ ना, अभी मैं फॉर्मूला करवा रहा हूँ, ये मैं करवा, अभी डिग्री ऑफ हार्डनेस आप मत लिखो, है ना, डिग्री ऑफ हार्डनेस नहीं करो अभी आप, है ना, डिग्री ऑफ हार्डनेस आप मत लिखो, केवल आप परमानेंट हार्डनेस लिखो, बाकी मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, ये क्लीनिंग वाला यही तो बताया हुआ है यार, ये सामने है तो भाई मोहित ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, डिग्री ऑफ हार्डनेस। सो डिग्री ऑफ हार्डनेस में कहा जाता है कि डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ water can be expressed in terms of ppm of calcium carbonate and calcium, degree of, in terms of ppm of calcium carbonate or equivalent to it। तो ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि ppm सबको पता होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ppm ऑफ जो है ना, ppm ऑफ CaCO3 जो है ना, वो कैलकुलेट करने होंगे। तो जो ppm आप कैल्शियम कार्बोनेट के निकाल के दोगे वही डिग्री ऑफ हार्डनेस बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए न्यूमरेटर में मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखना और उसकी यूनिट होगी ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे लिखना मास ऑफ वाटर, और उसकी भी यूनिट किस में हो जाएगी, ग्राम हो जाएगी। और उसके बाद 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ppm जो होता है वो 10 की पावर 6 में ही आता है, कि 10 की पावर 6 में कितना होगा वो ppm कहलाएगा, है ना। और ppm के केस में वेट बाय वेट बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ppm का वेट बाय वॉल्यूम के। मेरे ख्याल से आपने देखा होगा लेक्चर ppm वाला,
पीपीएम के लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, काफी अच्छा है ना। 2-3 लेक्चर पढ़े अभी, हो सकता है मैं कल आज आज शाम को 6 बजे पढ़ाऊंगा भी, है ना, पीपीएम वगैरह पढ़ाऊंगा। तो मोल कॉन्सेप्ट के जो लेक्चर रिलीज हो रहे हैं 11th वालों में, उनमें पीपीएम पढ़ाऊंगा भी, तो आप उसमें भी देख लेना, ये सब बताऊंगा अगर किसी को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लेक्चर इसके जस्ट बाद वाला लेक्चर कंसंट्रेशन टर्म ही चल रहा है, मोलरिटी वोलरिटी चल रहा है उसमें 11th वाले बैच में, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा, लेकिन इससे समझ में आपको कुछ आया नहीं होगा अभी, है ना, ज्यादा कुछ, है ना। तो आप नोट कर लो, समझाते हैं आपको ये क्या लिखा हुआ है। ओके, समझते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल में दे रहा हूं कि फाइंड डिग्री ऑफ हार्डनेस। यही जो है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है बेसिकली पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो लिखा हुआ है ना, तो ये पीपीएम ऑफ, मैं इसको, ये जो पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो लिखा हुआ है, यही बेसिकली क्या है, यही बेसिकली क्या है, यही डिग्री ऑफ हार्डनेस भी है, ध्यान रखिएगा। डिग्री ऑफ हार्डनेस जो होता है वो पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर ही होता है। तो आपको कभी भी जो है ना डिग्री ऑफ हार्डनेस को क्या करना होता है, पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर ही लाना होता है। बस आप पीपीएम निकाल दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है ना वो आपको आ जाएगी, ठीक है। ओके, गौरव यादव इज रिक्वेस्टिंग टू रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन। क्या दिखाना चाहते हो गौरव यादव, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास? हैंड रेज करो, बात कर लेते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो अपन, मैं स्क्रीन आपको अलाउ कर दूंगा। फाइंड डिग्री ऑफ हार्डनेस, फाइंड डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ 1 liter water, 1 liter water containing 1 milligram MgCl2। ठीक है सर, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर का क्या यूज है? हाँ, मेजर करने का तरीका है ना, मेजर करने का तरीका है आपको। आप जैसे जैसे आप मान लो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने पढ़ी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आपको मान लो ये बोला गया कि किस एरिया में, या आप मान लो कोई, आप उसमें पीडब्ल्यूडी वगैरह में काम कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, जल निगम बोलते हैं ना, उसमें काम कर रहे हैं, और आपको बोला गया कि जाके हार्डनेस पता करो वाटर कितनी एरिया में, तो आप अपनी रिपोर्ट किसी को कैसे भेजोगे, है ना। आप अपनी रिपोर्ट भेजने का कोई तरीका तो है ना, कि भाई इतनी हार्डनेस आ रही है, ठीक है। तो वो तरीका जो है ना, वो तरीका जो है ना वो पीपीएम ना, क्या सर, डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है ना वो बताना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो है ना पता चलेगा कि भाई हार्डनेस ज्यादा है कम है, ऐसे, ठीक है। तो इसका ही हो जाएगा। नाउ अभी हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ 1 liter ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, है ना। तो ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि डिग्री ऑफ हार्डनेस, अब यहाँ से आप लोग ध्यान देना स्टार्ट करना, यहाँ से, है ना, तरीके से हो जाएगा। So find degree of hardness of 1 liter water containing 1 milligram MgCl2। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है आपको, क्या कैलकुलेट करोगे? मास ऑफ वाटर तो आपको पता है, 1 लीटर वाटर का मास आपको पता है, 1 लीटर वाटर का मास तो आपको पता है ना, 1000 ग्राम हो जाएगा, है ना। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मालूम चाहिए, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पता करना है। लेकिन भाई दोस्तों, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिजोल्व ही नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिजोल्व ही नहीं है। इसमें क्या डिजोल्व है? हाँ, Mg2+। कैल्शियम कार्बोनेट तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो कैलकुलेट कैसे करोगे? जो चीज प्रेजेंट ही नहीं उसका मास कैसे आएगा? जो चीज प्रेजेंट ही नहीं उसका मास कैसे आएगा? उसका मास कैसे आएगा? तो उसका जो मास कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। उसका मास ऐसे आएगा, यहाँ देखो बोर्ड पे, यहाँ देखना सब लोग, उसका मास ऐसे आएगा, ये लिखा है, ये क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है।
हाँ, इक्विवेलेंट टू इट, है ना, या तो कैल्शियम कार्बोनेट हो तो ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट हो, या उसकी इक्विवेलेंट हो। जस्ट लाइक ये है कि आपके पास मान लो जैसे आपने एक पेन खरीदा, तो 10 रुपए का आपने पेन खरीदा, तो 10 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू 1 पेन। या तो आपके पॉकेट में एक पेन होगा दैट इज ऑल्सो हैविंग द कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज, या आपके पास 10 रुपए हो तो भी कोई समस्या नहीं है। सो बोथ आर इक्विवेलेंट, है ना। जबकि आपका पेन जो है ना वो प्लास्टिक का बना हुआ है, और जो रुपीज है वो कागज का बना हुआ है। सो इट्स इक्विवेलेंट टर्म, समझ में आ रहा है ना, इक्विवेलेंट आएगा कैसे, ठीक है। नो, इट इज नॉट द इक्विवेलेंट वेट, इट इज द इक्विवेलेंट, समान वैल्यू, है ना, इक्वल वैल्यू, है ना, इक्वल वैल्यू वाला पार्ट है ना, कि भाई ये 10 रुपए का पेन और 10 रुपए और एक पेन ये आपस में इक्विवेलेंट है। दैट काइंड ऑफ थिंग्स मैं करने जा रहा हूँ, है ना, मैं अभी आपको और समझाता हूँ। तो इक्विवेलेंट करने का तरीका जो केमिस्ट्री में है वो ये है कि आप इक्विवेलेंट्स ही बराबर कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में किसी भी दो सब्सटेंस के इक्विवेलेंट कभी भी बराबर हो सकते हैं, कोई मोल बराबर हो ना हो रिएक्शंस के दौरान या कोई किसी भी प्रोसेस के दौरान, लेकिन इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे लिखेंगे। इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा W/E ऑफ MgCl2 एंड W/E ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे MgCl2 का मास आप किस में रखेंगे, आप मास रखेंगे मिलीग्राम में, दे रखा है, ग्राम में रखिए। सो 1 × 10⁻³ ग्राम। और जो इक्विवेलेंट वेट होगा इसका MgCl2 का, Mg का 24 एटॉमिक मास है 71, इसका Cl2 का 95 हो गया, 95/2, 2 इसके ऊपर में चार्ज है तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का आपको वेट नहीं पता है, W ऑफ CaCO3 आपके कोई आइडिया नहीं है, बट आपको E निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना आता है इसका, वो 100 आता है, 40 + 60/2, तो 2 से 2 खत्म हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो जो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आएगा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आएगा, वो आएगा 100 / 95 × 10⁻³ ग्राम। या यूं कहें कि 100 / 95 जब आप लिखोगे, 100 / 95 दैट बिकम 1.05 मिलीग्राम। ठीक है, यहां रुक जाते हैं। ओके, तो ये 2 कैसे आया, जो वैलेंसी, जो इक्विवेलेंट वेट होगा इन दोनों का वो होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और क्योंकि ये सॉल्ट के फॉर्म में है तो जो इनके ऊपर चार्ज होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, वो मैंने 2 ले लिया है ना, वो मैंने 2 ले लिया। गॉट इट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालने तरीका समझ में आ गया सबको, है ना, आ गया सबको तरीका, है ना, ओके। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो। जो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में डिजोल्व था, वो कितना डिजोल्व था, मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में कितना डिजोल्व था, हम्म, 1 मिलीग्राम। और हार्डनेस वही प्रोवाइड कर रहा है, और हार्डनेस वही प्रोवाइड कर रहा है ना, 1 मिलीग्राम डिजोल्व था और वही हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। और अपने को हार्डनेस किसके, हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए, डिग्री ऑफ हार्डनेस कैलकुलेट किसका मास चाहिए था, किसका मास चाहिए था, कैल्शियम कार्बोनेट का मास चाहिए था, और वो पानी में डिजोल्व होता नहीं है। तो आपने इक्विवेलेंट मास निकाल लिया। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या है, यहां सुनना है ना, अभी लिखना बंद करो और सुनना शुरू करो। सुनना यह है कि 1 लीटर पानी के अंदर अगर आप किसी तरीके से 1 मिलीग्राम MgCl2 को बाहर निकाल लो, 1 मिलीग्राम MgCl2 को बाहर निकाल लो, और उसकी जगह पे 1.05 ग्राम, ये दिख रहा है ना, 1.05 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अंदर फिट कर दो, उसमें अंदर ले जाके रख दो, तो हार्डनेस उतनी ही आएगी जितनी 1 मिलीग्राम MgCl2 से आ रही थी। दैट कॉल इक्विवेलेंट टू इट। ये जो आ रहा ना, इक्विवेलेंट टू इट का मतलब समझ में आया,
जो लिखा हुआ है इस समय स्क्रीन पे, इक्विवेलेंट टू इट, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है रेड पेन से, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिजोल्व होता नहीं है, अपने को पता करना होता है कि यार इसकी जगह पे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का मास रखते तो कितना रखते कि हार्डनेस वही आती जो 1 मिलीग्राम MgCl2 लाके हमको दे रहा है। तो हार्डनेस इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बट कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस प्रोवाइड नहीं करता है क्योंकि वो पानी में डिजोल्व नहीं होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट खुद हार्डनेस नहीं देता है। हमारा तरीका ऐसा है कि जो सब्सटेंस पानी में डिजोल्व है उसको निकालते हैं, निकाल लेंगे, इमेजिनरी रूप से निकाल लेंगे, और उसकी जगह पे हम ये देखते हैं कि अगर ये रखा होता, चांस की बात है, तो हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट रखना पड़ता। तो हमें 1.1 मिलीग्राम, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि 1 मिलीग्राम MgCl2 is equivalent to 1.05 milligram calcium carbonate for hardness। ये हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को, है ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को? देखो, यस सुनील, क्या हुआ? हेलो, हाँ। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि आपको सिंपल क्या करना है, MgCl2 1 मिलीग्राम आपको हटाना है और उसकी जगह पे आपको क्या करना है, उसकी जगह पे आपको इसको फिट करना है। हाँ, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही। रिएक्शन अगर कराते भी, जो लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ रिएक्शन नहीं हो रही, रिएक्शन कराते भी तो भी ये रिजल्ट 100% वैलिड है। आप इसको इनवैलिड नहीं कर सकते। मानते हो ना, जिन्होंने लिखा है क्वेश्चन पर यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है? अंशुल, अगर रिएक्शन होगी भी तो भी ये वैलिड है ना, तब भी ये वैलिड है। ओके, इस तरीके से रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था डिग्री ऑफ हार्डनेस। हमें निकालना था डिग्री ऑफ हार्डनेस, और डिग्री ऑफ हार्डनेस जो होगा वो क्या होगा? उसके लिए हमें बात करना था ppm ऑफ, हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट के, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ग्राम, यहाँ लिखेंगे मास ऑफ वाटर इन ग्राम, इंटू 10 की पावर 6, ये हो जाएगा। सो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना रखा जाए? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना रखा जाए? 1.05, ये मिलीग्राम था तो ग्राम में कन्वर्ट कर लें। पानी का मास कितना हो जाएगा? पानी का मास 1000 ग्राम हो जाएगा, बिल्कुल सही। 1 लीटर पानी था तो 1000 ग्राम हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 6। सॉल्व कीजिए, आपका 1.05 आ जाएगा ppm। यही आपका आंसर है। बोलो, जस्ट टाइप SCR इफ इट इज सुपर क्लियर। समझ में आ गया, है ना? कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस नहीं देगा, है ना, दूसरा सब्सटेंस हार्डनेस देगा, और उसके जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, है ना, उसकी जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, उस सब्सटेंस को रख लेंगे, है ना। ठीक है, डन। अब अगर इससे ज्यादा निकल के आ जाते हैं ना, अगर कोई कहता है क्या, मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपसे ये कुछ पूछा जाए कि भाई कितने ppm जो है ना ये लगेगा, मतलब इसी क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि फाइंड ppm ऑफ Na2CO3 needed to remove hardness of 1 liter water containing 1 milligram
MgCl2, है ना। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है ना, तो अपने को पता है कि यार MgCl2 का अब रिएक्शन कराया जाए, किसके साथ कराया जाएगा, Na2CO3 के साथ, और वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा MgCO3, समझे। और MgCO3 जो है ना वो 2NaCl आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये तो रिएक्शन हो गई, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना था, ये आपके पास 1 मिलीग्राम था, तो 1 मिलीग्राम करोगे तो क्या करोगे, 1 इंटू 10⁻³ ये ग्राम में मास हो गया, डिवाइडेड बाई 95 कर देना, क्या बन जाएंगे, मोल बन जाएंगे। इससे मोल आप इसके निकाल लो। नहीं, मैं हार्डनेस नहीं पूछ रहा हूँ, है ना, मैं हार्डनेस नहीं पूछ रहा हूँ अभी, मैंने हार्डनेस नहीं पूछा है, मैंने आपको सीधा सीधा इसका पूछा है ना, इस तरीके से, है ना, इसका मास पूछा है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ आ जाओ तो कितने मोल हो जाएंगे, 10⁻³ अपॉन 95, ये क्या बन जाएगा, ये मोल बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मास ऑफ Na2CO3 नीडेड, मतलब आपको वॉशिंग सोडा कितना मिलाना पड़ेगा, ठीक है, 10⁻³ डिवाइड बाई 95, ये क्या हो जाएंगे, मास निकालना था। इस मास को किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करो, 60 प्लस 46 कितना, 106 इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, 106 मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आपको मास में मिल जाएगा, ग्राम में मिल जाएगा, 106 सॉरी 106 डिवाइड बाई 95, that become 1.115 into 10⁻³ ग्राम, that become 1.115 मिलीग्राम, ठीक है। ये वाला मास आ गया। अब आपको निकालना है पीपीएम, यहाँ पे हार्डनेस नहीं निकाल रहा हूँ, हार्डनेस नहीं निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पीपीएम ऑफ Na2CO3, है ना, पीपीएम पूछ रहा है Na2CO3 कितना मिलाना पड़ेगा, कितना आपको वॉशिंग सोडा मिलाना पड़ेगा टू रिमूव द 1 मिलीग्राम MgCl2, वो मिले हटाने के लिए, है ना। तो क्या लिखोगे आप, पीपीएम ऑफ किसके निकालने हैं, आपको पीपीएम निकालने हैं Na2CO3 के। तो ऊपर में किसका मास आएगा, Na2CO3 का कितना मास आएगा, 1.15 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये मास Na2CO3 का आएगा। नीचे पानी का मास आ जाएगा, 1 लीटर पानी है, 1000 ग्राम आ जाएगा, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1.115 ppm आपको नीडेड होंगे किसके लिए, 1 मिलीग्राम हार्डनेस को हटाने के लिए फ्रॉम द 1 लीटर ऑफ वाटर। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, है ना, इस तरीके से MgCO3 कितना बनेगा ये पूछा जा सकता है ना, इस तरीके से पूछ सकते हैं। कभी अगर क्वेश्चन मिक्सचर का आ गया तो भी आप कर सकते हो, है ना, क्वेश्चन अगर मिक्सचर का आ जाएगा तो भी आप कर सकते हो। जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड डिग्री, हाँ उससे भी आ जाएगा, है ना, उससे भी आ जाएगा तेवेस, अगर आप इक्विवेलेंट इक्वल कर देंगे ना तो भी आ जाएगा, आप चिंता मत करो, आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस सामने लिखा हुआ था। तो मेरा एक दिमाग में वो रहता है कि मतलब मेरा एक वो रहता है कि जो है ना, अगर मेरे पास मतलब मेरा बना हुआ मेथड, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन बैलेंस आ गई है तो मैं अवॉइड करता हूँ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा। कोई बहुत परेशान है आपकी क्लास में, वो कह रहा है कि सर उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये ग्राम में क्यों लेते हैं जबकि ऐसा यूनिट तो किलोग्राम होती है। तो उनको ऐसा बार बार लिख रहे हैं स्क्रीन पे, उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वैसे फील आ रही होगी उनको ऐसा, या उनको डाउट जो है ना वो, ठीक है।
So he's writing again and again, again and again, है ना. हाँ, तो ये चीज जो हुआ बेसिकली मेरा यही है कि जब भी आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा तो मेरा एक बाय डिफॉल्ट मेरा दिमाग चलता है कि मैं मोल से ही कर लूं. जो लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा जानते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को, वैलेंसी फैक्टर को बहुत अच्छा जानते हैं, वो बहुत कम यूज करते हैं, है ना. जो लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा जानते हैं वो लोग बहुत कम यूज करते हैं. हाँ, मैं आपको बताऊंगा, हर चीज का रीजन दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज का रीजन दूंगा, है ना. बताता हूँ आपको, है ना, इसके बारे में भी बताता हूँ, है ना. अगर आपके कोई बी फेज का कोई फ्रेंड हो तो आप उससे पूछ लो, उनको बता दिया गया है कि कोई खास रीजन है जिसकी वजह से हम लोग इसको अवॉइड करना चाहते हैं, बताऊंगा, वो मैंने बता दिया गया है वहां पे. ठीक है. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आना नहीं चाहिए, मतलब जस्ट लाइक दैट कि कोई बैट्समैन है जिसको एक दो शॉट्स बहुत अच्छे मारने आते हैं, लेकिन जैसे हुक शॉट होता है, पुल शॉट होता है, तो वो शॉट वो लोग कम खेलते हैं क्योंकि आउट होने का डर ज्यादा रहता है ना. तो वाली बात है, सीखना तो चाहिए लेकिन कम खेलना चाहिए, है ना. आना तो अच्छा चाहिए, है ना, लेकिन कम लगाना चाहिए जहां पे भी, ऐसे करके, हर जगह नहीं, है ना, इस तरीके से. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और फाइंड फाइंड डिग्री ऑफ हार्डनेस. फाइंड डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ऑफ 1 लीटर वाटर कर दो, 1 लीटर ले लेते हैं, ऑफ 1 लीटर वाटर containing 1 milligram MgCl2 and 1 milligram CaCl2. ये हो जाएगा. हाँ, मिस्टेक होने के चांस ज्यादा है. ठीक है. सो अगेन आपको इसके लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना पड़ेगा, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसके लिए, है ना. वो कितना था, 1.05 मिलीग्राम. ठीक है. अब आप इसके लिए पता कर लीजिए कितना आएगा. तो वही है W/E ऑफ CaCl2 इक्वल टू कर दो W/E ऑफ CaCO3. W कितना है इसका, 1 मिलीग्राम, 10⁻³ ग्राम. CaCl2 कितना आएगा, 40 + 70, 111 डिवाइड बाई 2. ये W आपको पता करना है, यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 2 आएगा. ठीक है. ओके, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो W की वैल्यू जो निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, वो आएगी 100 डिवाइड बाई 111 इंटू 10⁻³ ग्राम. ठीक है. ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये वो वाला वेट आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का जिसको अगर पानी के अंदर रख दिया जाए तो ये उतनी ही हार्डनेस क्रिएट करेगा, ये उतनी ही हार्डनेस क्रिएट करेगा जितनी कौन क्रिएट कर रहा था, जितना 1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड कर पा रहा था. ओके. सो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो निकल के आया यहाँ पे, वो निकल के आता है 0.9 ग्राम. ठीक है. तो जो टोटल वेट चाहिए आपको इस समय, टोटल जो वेट चाहिए किसका, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वेट या मास कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, वो कितना हो जाएगा.
टोटल वेट जो चाहिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.05 मिलीग्राम इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है यार, इस जगह पे मिलीग्राम लिखना। ठीक है, और 0.9 मिलीग्राम, this comes out to be 1.95 milligram. Okay, now we can calculate ppm of calcium carbonate. वो क्या होगा, 1.95 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम डिवाइड बाई 1000 ग्राम into 10 की पावर 6. So it comes out to be 1.95 ppm. Is your answer? कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता है, सिद्धि का कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता है, पानी में कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है। ये क्वेश्चन है, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा है देख लो आप। करा दूंगा अमरीश, मैं करा दूंगा ऐसा क्वेश्चन आपको, अभी कराएंगे, चिंता मत करो, मुझे एक बार खत्म करने दो। या डिग्री ऑफ हार्डनेस इज ऑलवेज इन पीपीएम, डिग्री ऑफ हार्डनेस इज ऑलवेज इन पीपीएम। हाँ, अगर अकेला अकेला 1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड होता तो आपका आंसर 0.9 पीपीएम ही आता, बिल्कुल सही है ना। यस, मिक्सचर में सभी के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास निकाल के ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल वही करना है आपको, सबके लिए निकालना है। ठीक है, नहीं हार्ड वाटर का यूज नहीं है, हार्ड वाटर एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को खत्म करना होता है। सर वेट इक्वल टू पीपीएम इक्वल टू हार्डनेस, नो बेसिकली यहाँ पे हर बार मैं क्या ले रहा हूँ, सुनो, यहाँ पे मैं हर बार 1 लीटर वाटर ले रहा हूँ, है ना। अगर यहाँ पे 500 ml पानी लिखा होता ना, 500 ml वाटर लिखा होता, ये अगर इसकी जगह पे 500 ml वाटर लिखा रहता तो आपके ये जितने क्वेश्चन है सारे चेंज हो जाते। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें, और हम लोग बात करते हैं अपने टाइट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो ये तुम्हारा हार्डनेस वाला पार्ट खत्म हो गया है ना। ठीक है, ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे टाइट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, टाइट्रेशन क्या होता है वो लिखा है कि टाइट्रेशन इज अ प्रोसीजर, है ना। ऊपर जो हेडिंग लिखी ना, टाइट्रेशन जो हेडिंग लिखी, हेडिंग लिखो और यहाँ से स्टार्ट करो लिखना, ये जो लिखा है ना, टाइट्रेशन इज द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द concentration of a solution by allowing a carefully measured volume to react with a standard solution of another substance whose concentration is known। तो ये टाइट्रेशन कहलाता है। टाइट्रेशन के अंदर क्या किया जाता है, एक प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या डिटरमाइन करने का, कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने का प्रोसीजर है। लेकिन प्रोसीजर में आप करते क्या, वॉल्यूम मेजरमेंट करते हो, है ना, विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी हमें पता होती है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या टाइट्रेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है पढ़ो, सॉल्यूशन whose concentration is known and is taken in burette and also called stand, है ना, titrant is also called titrant भी कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट भी बोलते हैं।
टाइट्रेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके मदद से, जिसकी हेल्प से हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, है ना, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग वो करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर नहीं है बेसिकली। अभी तक जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर में अगर यहां तक आपने पढ़ा है तो यहां तक जेईई मेन के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, लेकिन एडवांस लेवल पे थोड़ा सा आपको और मतलब थोड़ा सा और फाइन करना है, रिफाइन करना है चीजों को। तो हम थोड़ा सा टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और एक बार पूरा चैप्टर जो है ना रिवाइज हो जाएगा फिर से। न्यूमेरिकल वगैरह मैं करा चुका हूँ, कुछ चीजें मुझे और बतानी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, हो सकता है कभी वो पूछी जाए तो आपको हो जाएगा, है ना। आपका यही चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं इसको। ओके, जहां तक इक्विवेलेंस पॉइंट लिखा है ना, इंडिकेटर जहां तक लिखा हुआ है वहां तक लिखना है, इंडिकेटर जहां तक लिखा हुआ है वहां तक लिख लीजिए, इंडिकेटर जहां तक लिखा हुआ है वहां तक लिख लीजिए। आई विल शेयर द इन टेलीग्राम लिंक, वहां पे भी शेयर कर दूंगा। क्या हुआ देव, करण बोलो। हाँ बोलो। हो गया ना, प्राइमरी टाइटेंट लिख लिया सभी लोगों ने, प्राइमरी टाइटेंट लिख लिया, प्राइमरी टाइटेंट। मैं बिल्कुल भेज दूंगा आपको, ये मिल जाएगा। मैंने अभी जो पढ़ा है आईपैड से वो मैं वो भेज दूंगा। मैंने जो अभी ये जो टाइटेंट वाली जो फाइल है, पीडीएफ फाइल है, मैं इसको ही भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, मिल जाएगा आपको, सब मिलेगा, आप पढ़ाई करो। स्कूल की फीलिंग, हाँ बिल्कुल स्कूल में ही कराया जाएगा प्रैक्टिकल वगैरह, लेकिन स्कूल में जो पूछा जाएगा वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिकल तो नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्वेश्चंस, वो हम आपको यहाँ पे पूरे तैयार करा देंगे। बस आपको अगर स्कूल में बस आपका प्रैक्टिकल रह जाएगा, बाकी क्वेश्चन वगैरह आप कर पाएंगे आंसर। न्यूमेरिकल के लिए आपको तैयार कर दूंगा, आपके ओरल जो टेस्ट होता है उसके लिए तैयार कर दूंगा आपको। मेटलर्जी का पीडीएफ मैंने भेज दिया है, मेटलर्जी का पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे भेजा है, तो पिछले एक दिन पहले ही भेजा है मैंने, देख लेना। जेई मेन का क्वेश्चन मैंने जो है ना, या यू कैन लीव नाउ, नो इश्यू। जेई मेन का क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने कराए तो है जेई मेन का क्वेश्चन, आप देखो अभी जो इस साल आया था मैंने कराया था आपको। अभी जेई एडवांस का क्वेश्चन भी हमने किया। प्राइमरी टाइटन कितने लोगों ने लिख लिया है, प्राइमरी टाइटन कितने लोगों ने लिख लिया है, प्राइमरी टाइटन कितने लोगों ने लिख लिया है, हो गया। ओके, सेकेंडरी टाइटन लिखो, सेकेंडरी टाइटन। स्नेहा, आदित्य, प्रिया, क्या हुआ, अनुष क्या हुआ, बोलो। हेलो, सेकेंडरी टाइटन लिखो, सेकेंडरी टाइटन फटाफट। नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट एक्सप्लेन करूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, सीधा सीधा, है ना, इसलिए कॉपी में लिख लो। देन टाइट्रेट लिख लो, इक्विवेलेंस पॉइंट लिख लो, टाइट्रेट और इक्विवेलेंस पॉइंट लिख लो, और उसके बाद इंडिकेटर लिख लो। यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है।